नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के 2 लाख से अधिक रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही मिलेगा उनका बकाया मानदेय। केंद्र सरकार ने भेजी राशि। जी हां, बिहार के 2 लाख से अधिक रसोइयों के 2 महीने के बकाये मानदेय पर अब भुगतान जल्द हो सकेगा। केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए बिहार के लिए जारी कर दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किस्त की राशि केंद्र सरकार ने बिहार को भेज दी है। आपको बता दें कि बिहार में रसोइयों को हर महीने 1600 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजे जाने के कारण पिछले 2 महीने से इनका भुगतान नहीं हो सका था। दिवाली और छठ से पहले रसोइयों को मानदेय नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब राशि मिलने के कारण जल्द ही उनको मानदेय का भुगतान हो सकेगा। वैसे जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60 और 40 के रेशियो में होती है, यानी कि केंद्र सरकार को 60% राशि तो वहीं बिहार सरकार को 40% की राशि देना होता है। केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि अब भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किया बड़ा ऐलान, महिला होमगार्ड के जवानों ने किया हंगामा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि सभी डिमांड होगी पूरी। जी हां, गया के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे। तो बेलागंज में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान महिला होमगार्ड के जवान अपनी मांग को लेकर सुरक्षा कर्मियों से आवेदन भिजवाए। इसके बाद वे कहने लगी कि उनका आवेदन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर शोर भी मचाने लगी। महिला जवान को पुलिसकर्मी ने शांत कराया और भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमने सबका काम किया है, जो अभी कुछ डिमांड कर रही थी वो भी डिमांड पूरी हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर हम लोगों ने काम किया है, 50% आरक्षण दिया है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात कही थी। 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है, 10 लाख को और भी रोजगार देंगे और 34 लाख हो जाएगा। तो बहुत ही तेजी से काम हो रहा है और अगले चुनाव से पहले हम लोग काम कराएंगे और सब तरह से काम हो रहा है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि मेरे पास सरकार से ज्यादा धन है, पीएम मोदी की मेरे सामने क्या औकात है। जी हां, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नया दावा किया है और कहा है कि उनके पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने अपनी 9000 बीघा जमीन लोगों में बांट दिया, इतना जमीन मोदी के बाबू को नहीं था। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि कोरोना के समय जब प्रधानमंत्री के पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो मैंने ही दवा पहुंचाई थी, मेरे सामने मोदी की क्या औकात है। दरअसल पप्पू यादव इन दिनों झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहीं झारखंड के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने ये सब दावा किया है। पप्पू यादव वहां जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां पप्पू यादव ने लोगों के बीच कहा कि मैं पूरे देश का इलाज अकेले कराता हूं, औकात है मोदी तेरे को इलाज कराने की। पूरे कोरोना में हर गरीब के घर घर अकेले पैसा पहुंचाए। पप्पू यादव को औकात थी तो पूरे देश के जितने गरीब थी उनको 2-2 हजार रुपया मैंने दिया। किसी और की औकात है ये सब करने की। मोतिहारी में पुलिस पर हमले के बाद हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, 12 लोग हुए गिरफ्तार, 100 पर हुई प्राथमिकी। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण में डुमरिया घाट में पुलिस टीम पर हमले होने के बाद क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान की है और पुलिस की टीम कानून हाथ में लेकर पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में अभी तक टोटल 12 लोग पकड़े गए हैं और घटना की बाबत जमादार धर्मेंद्र कुमार के बयान पर 100 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी 12 लोगों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया गया है। सुधाकर सिंह ने फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, फिर से बयानों से चलाई लाठी, कहा कि बूथ लुटेरों का क्या फूल माला से स्वागत होगा।
जी हां, बिहार के 4 विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं ने भी अब एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार तेज कर दी है। देखिए, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने की बात कह दी, जिस पर बीजेपी मंत्री संतोष सिंह जवाब देते हुए कहा है कि हम लोग भी लाठी रखे हुए हैं, हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे, चूर चूर कर देंगे और उंगली काट लेंगे। तो बीजेपी मंत्री के इस बयान पर बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने फिर से पलटवार कर दिया है और फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। सुधाकर सिंह ने कह दिया है कि यही सब लोग बूथ लुटेरे हैं, इनको लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूलमाला से स्वागत किया जाएगा। ये लोग प्रशासन के दम पर बूथ लूटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने कहा है कि कल रात मेरे 3 कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस ने छापा मारा। क्या यह न्याय है? अगर न्याय है तो भाजपा के पूर्व विधायक अशोक सिंह के घर पर भी छापा मारिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वहां पर करोड़ों रुपए मिलेंगे। सुधाकर सिंह ने कह दिया है कि भाजपा और आरएसएस हमेशा बांटने और काटने का काम करता है। आज सरकारी कर्मचारी बीजेपी कार्यकर्ता बन गए हैं। बिहार के बेलागंज में ओसामा की सभा में हुआ हंगामा, आरजेडी समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हां, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अब उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले रामगढ़ में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी वालों को 300 जगहों पर लाठी से पीटने का ऐलान किया था और अब देखिए गया के बेलागंज में यह दूसरा कांड हुआ है। बेलागंज में आरजेडी का चुनाव प्रचार करने के लिए गए ओसामा साहब के समर्थकों ने सवाल खड़ा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें कि बेलागंज में आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वे मुश्किलों में पड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने भी बेलागंज में अपनी जन स्वराज पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है और इससे आरजेडी के MY समीकरण में जबरदस्त सेंधमारी हुई है और मुस्लिम वोटर्स को ठीक करने के लिए राजद के बहुचर्चित शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लगाया गया और कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ओसामा और उनकी मां हिना साहब को पार्टी में शामिल कराया है। लेकिन बिहार के बेलागंज में ओसामा साहब के समर्थकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरजेडी प्रत्याशी का विरोध करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला शूटर हो गया है अरेस्ट और पूछताछ में बताया कि किसके कहने पर वारदात को दिया था अंजाम। जी हां, देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर को यूपी के बहराइच से अरेस्ट कर लिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर शिव कुमार को शरण देने वाले कुछ लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में बदमाशों ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और एक्टर सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर की गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली थी। लेकिन अब यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी करके शूटर को दबोच लिया है और पूछताछ के बाद इस शूटर ने पुलिस को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर उसने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस काम के लिए उसे अनमोल बिश्नोई की तरफ से 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और वारदात को अंजाम देने के बाद वह मुंबई से भागकर झांसी पहुंचा। यहां से वह लखनऊ होते हुए बहराइच जा पहुंचा और नेपाल जाने वाला था, लेकिन तभी पकड़ा गया। रामगढ़ में वोट बहिष्कार पर अड़े लोगों को मनाने पहुंचे प्रशांत किशोर, समस्या के समाधान की पहल। जी हां, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को मतदान होने वाला है। वहीं आज ही लास्ट चुनाव प्रचार का डेट है। तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी जन स्वराज भी अब मैदान में डटी हुई है। वहीं प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार करते हुए रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ में प्रचार के लिए आए प्रशांत किशोर ने लोगों की एक ऐसी समस्या को जाना जिसके कारण उन लोगों ने वोट बहिष्कार का मन बना लिया था। प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे, लोगों से बात करने के बाद रेलवे के अधिकारियों से बात की और उस समस्या को दूर करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक और सांसद पर भी बड़ा हमला बोला।
तो आखिर लोगों की समस्या क्या थी? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की खरसरा और महमूदगंज इलाके में रेलवे अंडरपास से गुजरने में लोगों को परेशानी होती है। अंडरपास पार्किंग नहीं होने के कारण लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है और आना जाना करना पड़ता है। इस वजह से आए दिन हादसा भी होता रहता है। इसी वजह से लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशांत किशोर को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद अब ये उम्मीद है कि जल्द ही इसकी समस्या का समाधान हो सकेगा। वैसे रामगढ़ सीट पर आपको बता दें कि चतुष्कोणीय मुकाबला इस बार हो रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र अजीत सिंह को मैदान में उतारा है और मुकाबले में इधर भाजपा की ओर से उनकी ही जाति की अशोक सिंह मैदान में है। प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा को इधर मैदान में उतार दिया है और इधर बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव मैदान में हैं, जिसके बीच में मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। बिहार में पहली बार 20 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 42,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, बिहार में आईटी सेक्टर में 650 करोड़ का निवेश होने वाला है। इससे राज्य में 42,000 से अधिक को रोजगार मिलेगा। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 12,000 से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक को रोजगार मिलेगा। आईटी नीति जारी होने के बाद अब राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद जग गई है और आईटी सेक्टर में निवेश को लेकर इस क्षेत्र से अब जुड़ी कंपनियां काफी उत्साहित है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM, डाटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां निवेश के लिए आईटी विभाग से बातचीत कर रही है और आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ हासिल करने के लिए 20 आईटी कंपनियों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। वहीं इधर सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में अगले साल तक आईटी सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी किया नया फरमान। अब लेट पहुंचने पर शिक्षकों की नहीं कटेगा वेतन, कटेगी बस छुट्टी। जी हां, बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब तक स्कूल में एक दिन भी अगर देर से आने पर शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नए फरमान के मुताबिक अब स्कूल आने में यदि कोई टीचर 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट पर पहुंचते हैं तो ये उनकी एक दिन की छुट्टी मान ली जाएगी और इस छुट्टी को कैजुअल लीव यानी कि CL से एडजस्ट किया जाएगा। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को सरकार का ये आदेश लागू होने वाला है। शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है और कहा गया है कि शिक्षक स्कूल में 4 दिन लेट से पहुंचते हैं, 10 मिनट अगर लेट से पहुंचते हैं तो उनको एक दिन की छुट्टी मान ली जाएगी। बिहार के पुलिस अफसर अब होंगे लैपटॉप और स्मार्ट मीटर से लैस। गृह विभाग से 190 करोड़ की हुई मंजूरी। जी हां, बिहार में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अब डिजिटल सबूतों की अब वैल्यू बढ़ गई है। पुलिस जांच के साथ ट्रायल के दौरान भी ऑडियो और वीडियो सबूत ही अब जरूरी हो गए हैं। इन्हीं सारी जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस कांडों की जांच करने वाले सभी पुलिस अफसरों को लैपटॉप और स्मार्ट मीटर देने का ऐलान किया है और अब गृह विभाग की ओर से इसके लिए 190 करोड़ 63,20,000 रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि लैपटॉप के लिए 60,000 रुपए जबकि मोबाइल के लिए करीब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्ट मीटर स्थायी रूप से मिलेगा, यानी कि तबादले के बाद भी लैपटॉप और स्मार्टफोन उनके पास ही रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गलती वाले बयान पर बोली मीसा भारती। कहा कि उन्हें बार बार गलती करते रहना चाहिए ताकि बिहार के लोगों का भलाई हो। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि आरजेडी के साथ जाना मेरी गलती थी। तो देखिए, इसको लेकर आरजेडी सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को एक बार नहीं बल्कि बार बार ये गलती करते रहना चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो और उन्हें रोजगार मिल सके। मीसा भारती ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार में तेजस्वी जब मुख्यमंत्री के साथ थे तो बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिली और ये एक गलती से ही संभव हुआ। यानी कि कहीं न कहीं मीसा भारती भी चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ आ जाएं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ मिलकर सरकार चलाएं।
दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जनसभाओं में ये कहते रहते हैं कि 17 महीनों की महागठबंधन सरकार में ही शिक्षकों को नौकरी और युवाओं को रोजगार मिला है, और जब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। बिहार वालों के लिए गुड न्यूज, पटना में 100 पुल पुलिया का होगा निर्माण, विधायकों से मांगा प्रस्ताव। जी हां, पटना जिले में 100 से भी अधिक पुल पुलिया का निर्माण होने वाला है, और जिन इलाकों में हाल ही के महीनों में पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है उसे भी बनाया जाएगा। ये से इलाके चिन्हित किए गए हैं जो 2 गांव या फिर 2 प्रमुख रास्तों को जोड़ते हैं, और पुलिया के अभाव के कारण आवागमन का परिचालन नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन ने 14 विधायकों से पुल पुलिया निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगा है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनाया जाएगा। पटना में पैक्स चुनाव के लिए 26 नवंबर को होगा मतदान, आज से होगा नामांकन। जी हां, पटना जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और 26 नवंबर को यहां मतदान शुरू होगा। 3 चरणों में यह चुनाव होगा और 609 मतदान केंद्र हैं। 227 पैक्स में अध्यक्ष समेत प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव होने वाला है। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक भी की। बिहार में बेहतर होंगी सरकारी स्कूलें, 12वीं के बाद अब 8वीं से लेकर 11वीं तक की कक्षाओं में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, बिहार में अब स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में जुटी सरकार अब प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 12वीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि इसी साल 8वीं कक्षा, 9वीं, 10वीं और 11वीं वर्ग कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा, यानी कि हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे बाद में लगा दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सैलरी को लेकर आया नया अपडेट, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, देखिए, शिक्षा विभाग अब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग की पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन शिक्षकों तथा कर्मियों का डाटा अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके डाटा को सप्ताह भर के अंदर ही पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि अक्टूबर नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी, उनको वेतन नहीं मिलेगा, यानी उन शिक्षकों का वेतन बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने के साथ ही उन शिक्षकों का वेतन सत्यापन भी आवश्यक है जिनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ है। तो इधर बिहार में अभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अप्लाई शुरू हो गया है, लेकिन इधर स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश है। गया में शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए स्थानांतरण और पद स्थापन नीति को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। टेट एवं एस्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा है कि तमाम पुरुष शिक्षकों के साथ सरकार लिंग के आधार पर भेदभाव कर रही है। सरकार पहले निकाले गए अपने ही आदेश की अवहेलना कर रही है। सरकार ने राजकर्मी का दर्जा के लिए शिक्षकों के सामने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त रखी थी। परीक्षा के समय सरकार ने 3 जिलों का विकल्प मांगा था, जिसमें से 1 जिला का आवंटन विभाग की तरफ से किया जाना था, लेकिन अब विभाग ने ही स्थानांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल का विकल्प मांग लिया है, जबकि बिहार में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें 10 अनुमंडल हों। यानी कि ऐसी स्थिति में जिले से बाहर पद स्थापन करने की तैयारी विभाग की तरफ से की जा रही है। बिहार के पटना के तनिष्क शोरूम में हुई लूट, 3 लाख के गहने कैश लेकर लुटेरे हुए फरार। जी हां, राजधानी पटना के पॉश इलाके में लुटेरों ने तनिष्क शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने कंकड़बाग थाना इलाके के बीजी रहने वाले कॉलोनी मोड़ पर स्थित तनिष्क शोरूम में शाम को लूटपाट कर ली और डीआईजी के साथ एसएसपी राजीव मिश्रा के मुताबिक शोरूम से 3 लाख रुपए के गहने और 15,000 रुपए लुटेरे लूट कर भाग गए। वहीं पुलिस अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को अब खंगाल रही है। फरार अपराधियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। बिहार के अररिया से बड़ी खबर है। नहर टूटने से मुश्किल में पड़ गए किसान, सैकड़ों एकड़ में लगा धान हो गया बर्बाद। 1 साल में ये तीसरी बार टूटी।
जी हां, अररिया जिले के रानीगंज में बगुलाहा से खरसाई जाने वाली नहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसलें बर्बाद हो गई। नहर टूटते ही पानी खेतों में तेजी से फैलने लगा, जिससे खेतों में लगे धान की पकी फसल बर्बाद हो गई और इधर उधर टूटने से यहां के किसानों में आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय किसान मनीष यादव, सुकाई शर्मा, जनार्दन यादव आदि ने बताया कि एक तो हम लोग किसी तरह से पटवन करके रोपनी किए और कुछ दिन पहले ही बेमौसम बारिश ने धान की फसल को काफी हद तक बर्बाद कर दिया था और अब नहर टूटने से धान की पकी फसल भी बर्बाद हो रही है। आखिर हम लोगों को इस फसल की क्षति का कौन मुआवजा देगा? उन्होंने कहा कि नहर टूटने के बाद सिंचाई विभाग के कर्मियों को सूचना दी गई थी, लेकिन काफी समय तक पानी बंद नहीं किया गया, जिसके कारण दर्जनों किसानों के सैकड़ों एकड़ में खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बगुलाहा से खरसाई जाने वाली नहर इसी साल 2 बार टूट चुकी है और 2 बार नहर टूटने से धान और पटवन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।